ये देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। ये हमारे छलिया जी हैं भाई, देख लो ध्यान से। ये बहुत गुस्सा करते हैं। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो जगन्नाथ जी भी आ गए हैं। ये देखो श्याम बाबा भी हैं। ये देखो कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। सो नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत भाई। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक। तो आज ये ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं भाई 8:30 बजे रात को, क्योंकि आज है जन्माष्टमी और सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, चक्के पेड़े खाते रहो। रात को 12 बजे खुलेगा व्रत, मेरा नहीं है ना, इन दो भोंदुओं का है। इन दोनों ने आज व्रत रखा है, कमाल कर दिया। सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, दूध पिया या फ्रूट खाए बस। कह रहा मैं तो रह जाऊंगा। ठीक है, तो और सब बढ़िया, सब मस्त, सब स्वस्थ, सब जबरदस्त। चलो आपको किससे मिलवाता हूँ मैं आज। हाँ भाई, बढ़ती इंसान क्या रहते रहे। तो कैसा फील कर रहे हैं आज आप व्रत रख कर? क्यों? रोज ही रखता है ये भाई, रोज ही व्रत रखता है, मतलब रोज ही कम खाता है बहुत, तो इसलिए ऐसा है। अब ये मत कहना कि भाई तू तो इतना मोटा, ये इतना पतला कैसे। तो भाई इसकी कहानी ये है, ये खाने पीने में ध्यान नहीं देता। मैं कहा तू बढ़ती रह लेगा, कह लेगा हाँ मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो रोज ही रहता हूँ। ये डायलॉग था भाई इसका। सो भाई मोहित बाबू हमारे साथ में। हेलो मोहित। मोहित आप इधर आए, थोड़ा आगे की तरफ आए ताकि कुछ वार्तालाप आपसे कर पाएँ। सो भाई ये है मोहित बाबू। ठीक है, सो मोहित भाई ये बताओ, आप आज ही हमारे पास आए हैं भाई। ठीक है, छोटा भाई है मेरा। और ये बताओ क्या काम करते हो आप? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता हूँ। ये करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम। अगर किसी को कराना हो, कुछ ज़रूरत हो, कुछ भी हो तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ले लेना आप। ठीक है, तो उनको कुछ अलग से कराना हो तो बता देना भाई, जैसे भी आपका मन करे। और बताओ थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में मतलब आपको कुछ भी अपना कोई ऐड कराना हो, किसी तरीके का कन्वर्सेशन आप करना चाहते हो पब्लिक के साथ में, ओके, क्रिएटिव तरीके से। अच्छा, वही ग्राफिक, जैसे हम लोग थंबनेल बना देते हैं वैसा कुछ। हाँ, बुक कवर वगैरह होते हैं वगैरह हो गए। अच्छा, उसमें जो कारीगरी होती है, पोस्टर्स हो गए। अच्छा अच्छा, उसमें जो कारीगरी होती है वो आप करते हो हैं? जैसे पिक्चर्स वगैरह लगानी, हाँ पूरा डिजाइनिंग जो है। तो भाई जिसको भी रिक्वायरमेंट हो वो देख लो, आप बात कर सकते हैं आप इनसे, है ना। क्या चार्ज करते हो आप? वो तो हर चीज़ का अलग होता है। सही बात है, ऐसे चार्ज पूछना भी नहीं चाहिए यार। क्या करूँ यार, मैं अपने फॉलोअर्स से ना बहुत प्यार करता हूँ भाई। देख, तो मैं चाहता नहीं है लूटे पिटे, इसलिए मैंने आपको इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि घर की बात है तो घर में सुलट जाए। ठीक है ना। और बताओ, थैंक यू। ये बाल कब तक बढ़ेंगे? बाल अभी बढ़ेंगे। कमेंट करके बताओ किसकी जैसा लग रहा है भाई ये। मैं तो उससे आते ही आइंस्टाइन बोल रहा था, आइंस्टाइन हो गया तो बिल्कुल ही बाल बढ़ा के। हाँ वो ऐसे से घूमता रहता है। सही बात है। और कुछ हो जाए, कुछ सुना दो यार, कविता वविता कुछ बेरोजगारी पे सुना दो कोई बढ़िया सा। बेरोजगारी पे सुनते भाई से। ठीक है, सो भाई चलो शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो बेरोजगारी के ऊपर एक रागनी है। ओके। जैसे कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिल्कुल, तो रागनी हमारे यहाँ चलती है। रागनी इस तरीके से है। बेरोजगारी बड़ी बीमारी फैली बीच हमारे। बेरोजगारी बड़ी बीमारी फैली बीच हमारे। पढ़े लिखे भी भारत के माँ हंडे मारे मारे। बेरोजगारी बड़ी बीमारी फैली बीच हमारे। पढ़े लिखे भी भारत के माँ हंडे मारे मारे। 11 की औकात कड़े जिब बिये अमेरो वैसे। काट काट दफ्तर के चक्कर आके भूखे सोवे से। क्या बात, इस तरीके से पूरी रागनी है ये। बहुत बढ़िया, शानदार। और 2-4 लाइनें और सुना दो यार, 2-4 लाइनें और पढ़ देता हूँ मैं, क्योंकि मैं मतलब गाता तो नहीं हूँ उस तरीके से।
इसी में आगे एक और चीज बताता है वो, कि आजकल जो मंत्री बताते हैं कि बेरोजगारी के बहुत सारे कारण, अच्छा मंत्रियों ने वजह बताई जनसंख्या बेकारी की। अच्छा। मंत्रियों ने वजह बताई जनसंख्या बेकारी की, असली जड़ सरमाएदारी पाई इस बीमारी की। सरमाएदारी सरमाएदारी क्या होता है? कैपिटलिज्म। अच्छा, कैपिटलिज्म, ओके, व्यापारवाद, हाँ, पूंजीवाद। पूंजीवाद, ठीक ठीक। मंत्रियों ने वजह बताई जनसंख्या बेकारी की, असली जड़ सरमाएदारी पाई इस बीमारी की। पूंजीवाद में जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी, पूंजीवाद को, बिजनेस को उतने सस्ती लेबर मिलेगी। सही बात है। तो असली इसलिए वजह तो ये बाहर की है। कंपनी यहाँ आके काम देती है, सस्ती लेबर इसलिए मिलती है। हाँ, गवर्नमेंट भी चाहती है कि सस्ती लेबर हम प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, विदेशी वो मेंटलिटी कंपनियों वही को। बना रखी है। हाँ, विदेशी कंपनी को, और विदेशी तो फिर कंपनी डॉलर बराबर कैसे आएगा? हाँ, ऐसे तो कभी भी नहीं आ पाएगा, डॉलर इससे भी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। क्योंकि और भी बहुत सारे रीजन हमारे यहाँ है, उसके बावजूद भी कंपनियां बाहर से आ भी नहीं रही है करने। कहाँ ही आ रही है? सही बात है, बिल्कुल सही बात। भूखे प्यासे मात पिता रे हमारी फीस पुगावे से। बिल्कुल, अपना अपना पेट काट के जो हमारे घर वाले हमें पढ़ा रहे हैं, पेट काट के, लोन लेके, किसी भी तरीके गिरवी से। धर के घर का सामान। और मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, गरीब आदमी की तो छोड़ ही दो। एक दो उदाहरण जो हमें बताया जाता है कि रिक्शा वाला की बेटी IAS बन गई, ये बन गई, ये सब दिखाने के लिए एक दो कोई ना कोई अपवाद होता ही है हर जगह होता है, और उसे दिखा के कुंठित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालत ये है कि मिडिल क्लास भी, जिसके घर में 40,000 50,000 तक की भी इनकम है, वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन नहीं दे सकता। 40-50 हज़ार वाला मिडिल क्लास कहाँ है? लोअर क्लास वो तो है ही है। नहीं, ये भी सही बात है, वो तो लोअर मिडिल क्लास है। आप एक घर में रहते हो, 1 BHK का रेंट आज की डेट में 10,000 रुपए है। लोग जैसा मानते हैं ना, जैसा चलन है कि अगर हमारे घर में 50-60 हज़ार रुपए आ रहे तो मिडिल क्लास हो गए। लेकिन उसका मतलब ये है, एक बात मैंने कहीं पे सुनी थी कि अगर घर में 4 लोग हैं, तो अगर और चारों कमाने वाले 40,000 रुपए पर व्यक्ति की अगर इनकम है, तो आप मिडिल क्लास में कहीं स्टैंड कर पाओगे। वरना भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास है। हम खुद को मान लेते हैं कि मिडिल क्लास, और वो भी तब है जब वो बिना शादीशुदा हैं। हाँ, 40,000 रुपए पर बंदा छड़े हैं, कमा रहे हैं, तो हाँ, आप मिडिल क्लास में आ रहे हो। अगर उनके बीवी बच्चे हैं तो भाई साहब वो फिर और लोअर में है। सही बात, क्योंकि पहले 50 से 40 हो गई। सही बात है, सही बात है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज के टाइम में जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, आपको कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज की सुरक्षा नहीं है। आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो और तब तक कर रहे हो जब तक आप का दिमाग, आपके हाथ, आपके शरीर में एनर्जी है। 40 के बाद जैसे ही आदमी का डाउनफॉल होना शुरू होता है, तो प्राइवेट नौकरी वाले नहीं रखते। और अब तो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो MNC कंपनीज हमारे देश में, जिसमें लोग रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर युवा है। यही ग्रेजुएशन करते ही 12+2 भी ले रहे हैं, कई जगह ग्रेजुएशन ले रहे हैं, यंग भरे पड़े हैं, BPO वगैरह जो हैं। यही है, भूखे प्यासे मात पिता रे हमारी फीस पुगावे से, सोचे बेटा बनेगा अफसर, आज घनी वे लावे से। सही बात है, यही अफसर बनेगा बेटा पढ़ लिख के। और अफसर कैसे बनेगा? उसके रास्ते बंद है, रास्ते बंद है सारे। रास्ते कैसे बंद है? गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो? नहीं, हर तरीके से ही। जैसे आम आदमी के लिए कोई रास्ते खुले हुए नहीं है ना किसी भी चीज के, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर। सबसे पहली बात है कि जहाँ से अगर आप इसे एक रेस के तौर पे मानते हो कि ये रेस है, ठीक है, किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं है। अगर हम एक फेयर तरीके से ही सोच के देखें, मतलब एक बराबरी की रेस है। और लेकिन हमारे सोसाइटी में हर कोई एक बराबर लाइन पे नहीं खड़ा ना। कोई पीछे खड़ा है, किसी को आगे खड़े होकर मौका मिल रहा है, कोई पैदा होते ही मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, और किसी के पास खाने के लिए टुकड़ा भी नहीं है। कैसे तैसे करके गुजारे कर रहे हैं, पीढ़ियां लग गई उनको एक स्टेज ऊपर आने तक। सही बात, ठीक है। हम अपनी भी देख ले कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत करके हमें थोड़ा सा, इतनी पीढ़ियां खपने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो हमारे बच्चों को और आगे पहुंचने के लिए कितना, मतलब कितनी पीढ़ियां करना पड़ेगा बच्चों को तो बाद में, तो क्योंकि यहाँ पे कोई मौका नहीं मिलता सब लोगों को बराबर का, नहीं मिलता। ये कैपिटलिज्म का मतलब सबसे बड़ा एक पॉइंट है जिस पे हम मतलब
देखना चाहिए कि यहाँ इस व्यवस्था में, सोसाइटी में नहीं मिलता वो मौका। सही बात है, बिल्कुल एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ सबको मौका तो मिले कम से कम। सबसे पहली बात तो यही है। हाँ, उसके ज्ञान के तौर पे, उसकी क्या एबिलिटी है उसके तौर पे तो मिलना ही मिलना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल। वो भी लोग खा जाते हैं। हाँ, आरक्षण के चक्कर में खराब हो जाती है कहानी, आप दे जाते तो। आरक्षण की तो अब बात ही नहीं रही, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण होता ही नहीं। हाँ सही बात है, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण, प्राइवेट में तो कुछ होता ही नहीं, प्राइवेट में आरक्षण होता ही नहीं है। मतलब ये भी एक तरीके से बांटने वाली चीज है, क्योंकि अगर सब लोग जितने मतलब आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जो किसी भी तरीके से तमाम तरीके का काम करे, कोई कंप्यूटर पे काम, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है या कहीं भी कोई लेबर वर्क कर रहा है, जो भी कर रहा है, वही है कि सबको मतलब मौका नहीं है उस तरीके से मिलने का। और हमें अलग अलग बांट के रख देंगे कि भाई आरक्षण वाले आपकी जॉब ले गए। अब जो भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, तो आरक्षण तो प्राइवेट में तो है ही नहीं। नहीं, जॉब के लिए बंदे पेपर देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है। हाँ, कहाँ से देंगे? अभी देखो 4000 की वैकेंसी, 4 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और वो भी लीक हो जा रहा है। वो लीक हो जा रहा है। कितना मेरी समझ में एक बात नहीं आती भाई, वो जो पैसा जो फॉर्म भरा था, जो फीस दी थी, चाहे वो सारा 100 रुपए हो, चाहे 200 रुपए, चाहे 500 रुपए, वो कहाँ गए 4 लाख के? ये एकदम जायज क्वेश्चन है दीपक भाई। वो किसके पास जाते हैं? जब पेपर लीक हो गया और वो पैसे अगर उन्हें लीक होने के बाद दोबारा पेपर होगा, दोबारा होगा, फिर देना पड़ेगा दोबारा। वो 4 लाख रुपए इंटू 4 लाख इंटू 500, वो कहाँ गया? वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन, 20 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो फोन के कैलकुलेटर में नहीं आती। 20 करोड़ रुपया कहाँ गया यार? बड़ी बड़ी नीट का पेपर लीक हुआ है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसमें से 67, मुझे शायद सही याद ना हो, लेकिन 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। नीट, और अब की बार नीट के पेपर पे ये बताया गया था, जो बड़े बड़े टीचर्स जो कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं जिन्होंने, उनका कहना था कि अब की बार का पेपर हार्ड है, तो बड़ा मुश्किल है कि ज़्यादा नंबर आ पाए, लेकिन 67 बच्चों के नंबर। देखो, किसी भी एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम लो, तो आप पहली से लेकर के और बड़ी से बड़ी क्लास तक, JEE, NIT, CA, IAS, IPS, इनके भी एग्जाम में आप 0 से लेकर और लास्ट तक का 100 आ ही नहीं सकते यार, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकते। मैथ ओनली एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 ले सकते हो, लेकिन जब पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है, वो सभी सब्जेक्ट को मिला करके आता है। किसी की राइटिंग खराब होगी, किसी ने कोई वर्ड गलत लिख दिया होगा, होती है। तो 100 तो आ ही नहीं सकते ना। तो ये तो सीधा सीधी दुरात है और कुछ भी नहीं। ये एग्जामिनर की गलती है, उसने पैसे लेके जैसे भी करा। पिछले 5 सालों में मैं आपको बता दूं, पिछले 5 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। बिल्कुल हो गए होंगे। ठीक है, RO, ARO, UP पुलिस, ठीक है, SSC के, और मतलब करते भी है स्टूडेंट्स। जब तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, इतनी कोशिशें की, लेकिन वही है कि डंडे का राज है हमारे देश में, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। सही बात है, क्योंकि सब बटे हुए हैं, और वो बटने का एक कारण, बहुत सारे कारण है वैसे तो। पैसा है भाई, एक सबसे बड़ा कारण पैसा है। सबको तो पैसा चाहिए। करप्शन मेन, हर चीज की जड़ करप्शन है। लालच जिसे कहे ना, काम को कहते नहीं कि उसमें सुंदरकांड में कहा गया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, सब परिहरी रघुबीर रही, भजऊ भजे जय संत। काम, क्रोध, मद और लोभ, यही कारण है सब चीजों। करप्शन है, और करप्शन को ही हमें मतलब गहराई तक समझना भी चाहिए। जैसे हम करप्शन को केवल यहीं तक ही समझते हैं कि टेबल के नीचे से या टेबल के ऊपर से पैसा दे देना करप्शन है ना। करप्शन को इसकी गहराई से समझना चाहिए कि आज के टाइम में हमारे पार्लियामेंट्स में, अभी मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था कुछ दिनों पहले, कि उसमें बताया गया था कि कई 43% के करीब जो हमारे मंत्री, सांसद, ये लोग हैं, ये अपराधी है। बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। मतलब चार्ज है, मुकदमे चल रहे हैं भाई, कई मुकदमे चल रहे हैं, और उनमें से कई परसेंट करोड़पति है। बिल्कुल है। तो करोड़पति लोग गरीब जनता की बात नहीं करेंगे, वो करोड़पतियों की बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो ये भी करप्शन का ही पार्ट है। यही से शुरू, मेन करप्शन यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होता है। टिकट दिए जाते हैं, मंत्री बनते हैं बाकायदा, तो सब मतलब जानते ही हैं सब लोग, पता ही है। लेकिन दिक्कत यह है कि उन सब चीजों को आम आदमी अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि वो उन पे नजर नहीं रख सकता।
वो अपना रोटी गौर नहीं कमाओगा, 2 करता। सुबह शाम की हाँ। भाई इन पे ध्यान देगा। और कौन सुनने लग रहा? हाँ, अकेले नहीं की तो सुनता, कोई नहीं कोई नहीं सुनेगा। सुनता अकेले की। अकेले की नहीं सुनेगा। साथ कोई आने का नहीं, मैं बता रहा हूँ, कितने प्रोटेस्ट कर लियो। केवल प्रोटेस्ट से नहीं साथ आते। और हमारे पास में एक उदाहरण और भी है, किसान आंदोलन हुआ था, उन्होंने अपना पूरी मजबूती एकता के साथ में लड़े थे, तो 3 कानून और नहीं कुछ 3 कानून तो उन्होंने पीछे हटाए, एक हौसला तो मिला। और उससे भी पहले अगर हम जाए, पूरा देश आजाद हुआ प्रोटेस्ट के दम पे। अंग्रेज नहीं भगाए क्या यहाँ से लोगों ने प्रोटेस्ट करके? सही बात। तो मतलब आज का दौर थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ नहीं होगा, हम सबको लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही रोटी हो यही गई। सोच है। तो यही लगेगा कि भाई कुछ नहीं हो सोच यही सकता। लेकिन हमें देखना चाहिए कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने, ठीक है, यहाँ तक कि गांधी और नेहरू ने भी प्रोटेस्ट किए, जेल गए, अपनी जिंदगी लगाई और अपने देश को आजाद किया था, इसलिए कि देश हमारा बेहतर होगा। उन्होंने मतलब भगत सिंह को ही हम याद करते हैं, अपना हीरो मानते हैं। और भगत सिंह ने तो एक बात कही थी, पहले तो मैं वो बात मेरे याद आ जाती है, मतलब भगत सिंह का नाम लेते ही वो बताऊंगा। भगत सिंह ने कहा था कि अगर कोई सरकार अपनी जनता को उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखती हो, तो उस देश के नौजवानों का फर्ज बनता है कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दें। मूलभूत अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इलाज, बस यही सब ये है। आज नहीं मिल रही आम जनता को, और नहीं मिल रही, ये जिम्मेदारी है सरकार की। जैसे एक बेसिक सा सवाल लोगों के दिमाग में आता है ना कि सरकार का थोड़ी है, भाई सरकार बनाई किस लिए है? वरना तो कोई भी चला लेता। नहीं, यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा तेरे से। तुम कह रहे हो चिकित्सा नहीं मिल रही, चिकित्सा के लिए यार मैं अभी देख रहा हूँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की बात करूँगा कि बहुत सारी मेडिकल स्टोर दवाई लेने जाते हैं हम, ठीक है, मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं दवाई लेने जाता हूँ। बीपी की दवाई एक मेडिकल स्टोर पे, हॉस्पिटल के सामने जो मेडिकल स्टोर होते हैं उन पे मिलती है, एक वही दवाई का पत्ता 350 रुपये का, ठीक है। अब मैं वही दवाई लेने जाता हूँ प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो इन्होंने बनाए हुए हैं स्टोर्स, उन पे वो मिलता है 27 रुपये का। कहाँ 350 रुपये, कहाँ 27 रुपये। सॉल्ट वही, काम वही करता है, सब कुछ वही करता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ पूरी पैन इंडिया का नो आइडिया, पर दिल्ली का पता है कि हाँ दिल्ली में जो 2 हॉस्पिटल हैं भाई बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जहाँ फ्री इलाज है, ठीक है। तुम्हारा लोकनायक है, गवर्नमेंट है, जीपीबी है, हाँ, इबाज भी है, शिक्षा अपना एक चीज तो पूरी हो रही है, ठीक है, कि भाई हाँ दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ और कहीं की नहीं कर रहा, कि सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ भाई मैं, कि दिल्ली में आपके हॉस्पिटल भी हैं तो आपकी चिकित्सा हो रही है, ठीक है, जो मूल अधिकार उसमें से एक कंप्लीट हो गया। शिक्षा दूसरा, भाई मेरे बच्चे दोनों गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं, तो मेरे लिए तो पूरा हो गया मेरा मूल अधिकार दूसरा भी, ठीक है। तीसरा बचा आपका रोटी, कपड़ा, ठीक है, और मकान। ये चीज भाई पॉसिबल है नहीं, ये 3 चीज नहीं हो रही है, ठीक है। ये नहीं कहना चाहिए काम भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रही है, नहीं कर रही है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। दिल्ली में कौन मकान लेकर रहेगा जिसकी इनकम है? हाँ हमारे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मेरे लिए पॉसिबल लाखों में नहीं, एक सरकारी अफसर मतलब सरकारी 4th क्लास का कर्मचारी भी नहीं ले सकता आसानी से। ईमानदारी में तो नहीं ले सकता भाई, नहीं ले सकता। ईमानदारी में आप दिल्ली में घर नहीं ले सकते क्या? कहीं भी नहीं ले सकते, सही बता रहा हूँ, कहीं भी नहीं ले सकते, सही बात है। ईमानदारी की कमाई में आप सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, ये बात हकीकत है। अब बेईमान ने का तो फिर भाई बैठे ही हैं लोग, फिर क्या दिक्कत है। कल हम एक फिल्म देख रहे थे, गुरु, थोड़ी सी पुरानी है, ये अभिषेक बच्चन वाली, अभिषेक बच्चन की। तो लोग अमीर कैसे बनते हैं, तो उसमें बताया पूरा कि कैसे बनोगे। आप ईमानदारी से नहीं बन सकते ना, ठीक है, आपको हर तरीके का अपना जमीर का पूरा पतन करना पड़ेगा, तब आप बन सकते हो। उस फिल्म में सबसे मतलब खतरनाक चीज जो मुझे दिखाई दी वो ये थी कि वो बंदा बिजनेस करने के लिए दहेज लेता है, शादी करता है दहेज लेता है। मतलब जो एक समाज की सबसे खराब चीज है, जिसपे हमारे जिस टाइम हमारा देश गुलाम था उस टाइम जिस पर प्रहार किया गया था, जिस पर कुप्रथा पे, दहेज कुप्रथा पे, और इतना ज्यादा मतलब उसे बताया जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, और उस चीज को ही वो सबसे पहले करता है। हाँ, और वो मतलब आदर्श बनाने की कोशिश की जाती है ऐसे लोगों को कि आप ले लो, क्या दिक्कत है, आप अपना काम करो, ठीक है। जो बंदा दहेज लेके
अपना और business बिजनेस शुरू शुरू कर रहा है। तो उसकी मानसिकता कैसी होगी, वो आगे कितने लोगों को लूटेगा। एक डायलॉग और उसमें बहुत अच्छा आता है, वो भी मतलब सिंबॉलिक है दोनों तरीके से। उसमें क्या है कि एक सीन आता है जब ऐश्वर्या राय मतलब प्रेग्नेंट होती है, और तो वो भी आके खड़ा हो जाता है अभिषेक बच्चन भी उसके पास में, अपना पेट दिखाता है कि देखो मेरा पेट भी मोटा हो रहा है। तो ऐश्वर्या राय उसके कान पे पेट पे कान लगा के बोलती है कि तुम्हारे पेट में तो 25,000 लोग हैं। इसके दो मतलब है कि एक तो आप अपनी कंपनी के 25,000 लोगों को खा गए, तब आपका पेट इतना इतना मोटा हुआ है। और दूसरा मतलब आप कुछ और भी लगा सकते हो, लेकिन इसका सही मतलब तो मुझे यही दिखाई देता है। वही था। तो ये बहुत लोगों को खा गए। एक और आंकड़ा मैं बताऊं, मतलब याद आता जा रहा है मुझे, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वीडियो भाई लंबे होने वाली है तो टेंशन मत लेना, सुनते रहो, मजा आ रहा है। जिसमें बताया गया था कि 1 अरबपति बनने में 1 लाख लोग गरीब होते हैं, तब 1 अरबपति बनता है। सही बात है, बिल्कुल। तो यही है, क्योंकि किसी आपके पास में कुछ चीज होगी ना, आप अमीर बनोगे। किसी कोई प्रॉपर्टी होगी, वो अलग अलग रूप में होगी, पैसे में होगी, जमीन में होगी। और ये जो पूरी पृथ्वी है, ये तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा तो इस पर आता नहीं कहीं से, जितनी है तो उतनी ही मिलनी है, उतनी ही है, ठीक है। और ये सबके लिए बनी थी दुनिया, सही बात है, किसी एक के लिए नहीं बनी थी। और इसमें से जो पैसा बनता है, आज मैं सोच रहा था सुबह कि पैसा 2 ही चीज़ों से बनता है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, आदमी उसमें अपनी मेहनत लगाता है, और मेहनत लगा के वो उसे अपने इस्तेमाल में यूज करता है किसी भी चीज प्रकृति ने हमें रॉ मटेरियल दिया है। हाँ, और आदमी ने उसमें मेहनत लगाई, मेहनत करता है, प्रोडक्ट जो निकलता है हाँ, उससे सेल करके जो पैसा आता है वो सब तो वहीं से पैसा बनता है, उससे अलग पैसे का और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और प्रकृति सबके लिए है, सबके लिए। लेकिन कुछ लोग जैसे जैसे इंसानी सभ्य होते गए इंसान, तो कुछ लोगों के अंदर मतलब इस तरीके की चालाकियां बनती चली गई कि उन्होंने दूसरों का हिस्सा हड़पना वो आसानी कब्जा कर लिया, कब्जा खाली प्लॉट पड़ा था, कब्जा कर लिया भाई, ये कब्जा है। मतलब वो सीख गए ना कि कैसे आपको करना है। और फिर जब ताकत हो गई आपके पास में, तमाम तरीके की पैसा है आपके पास में, सुविधाएं हैं आपके पास में, चीजें हैं, तो आप बाकी लोगों से ताकतवर हो गए। अब ताकतवर हो गए तो आप कानून भी अपने हिसाब से बनाओगे, लाठी जिसकी भैंस उसी की, ठीक है। लेकिन एक दौर ऐसा था जहाँ ये सब कुछ नहीं था, लोग रह रहे थे, जी रहे थे, ठीक है। तो मैं पीछे जाने की तो बात नहीं कर रहा, पीछे जा भी नहीं सकते और पीछे जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आदमी सभ्य बनता है तो उसे इस तरफ बढ़ना चाहिए कि सब लोगों को, मतलब खास करके इंसान हम हैं, तो इंसान की तरह जिंदगी जीने का मौका मिले, इंसान की तरह हर कोई जिंदगी जी सके। मैंने अभी आपने यही देखा था, चीज़ें याद आती जाती है कि मैं इधर कड़कड़डुमा के पास में विवेक विहार, ये सूरजमल है ना, हाँ सूरजमल विहार, हाँ सूरजमल विहार की तरफ एक जोमेटो, ये जो स्विगी वाले होते हैं, जोमेटो वाले, स्विगी वाले, ये फूड सप्लाई करने वाले, हाँ, खाना लेके जा रहे थे डिलीवरी, तो उसका खाना गिर गया था जमीन पे, और एक आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आया, मतलब ये मैंने अपनी आंखों से देखा, और अंदर तक मैं हिल गया, और वो आदमी वहीं सड़क पे ही बैठ के खाने लगा उसमें से निकाल के, और उससे पहले उसने कुत्ते को भगाया, ठीक है। आप सोचो, मतलब हमारी नजर नहीं जाती है, आप जाओ रात के 12 बजे के बाद कश्मीरी गेट के पास, आपको फुटपाथ पे हजारों लोग सोए हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देश मतलब कंगाली की तरफ लगातार बढ़ रहा है, हर कोई। और ये ऐसी गरीबी ना, ऐसी चीजें है ना, ऐसी स्थिति हर देश में है दुनिया के, हाँ हर देश बस में ये है कि भारत की दिख जाती है, हर देश में। हम अपने देश में हैं तो सबसे पहले तो हम अपने, जैसे आप अभी दिल्ली की बात कर रहे थे, हाँ, तो जहाँ होता है आदमी वहां से देखना शुरू करता है, सही बात है। और देश में तो हम पहले अपने में ही देखेंगे, हर देश में है, हर देश भाई कहीं भी सुधार करना हो सबसे पहले अपने आप में, उसके बाद अपने घर में, फिर अपने मोहल्ले में, फिर अपने गांव में, फिर अपने क्षेत्र में, और फिर देश की तरफ बढ़ा। देश में बस थोड़ा सा ये होता है कि जब आप एक देश का हिस्सा हो तो चीजें जुड़ जाती है, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी, सही बात है, पर चीजें जुड़ते जुड़ते आपको बड़ी करनी ही पड़ेगी, और एक नेशनल लेवल तक तो उसे ले जाना ही पड़ेगा कुछ ना। बिल्कुल सही बात है। तो भाई हमारी बात तो चलती रहेगी, हम तो सारी रात भी हो जाएगी तो भी हम चुप ना और बंद ना होने वाले, जब हम मिल जाए तो ऐसे चले हमारा तो हिसाब किताब। तो आपको ज़्यादा ना पकाते हुए, ज़्यादा परेशान ना करते हुए,
भाई मैं आपसे विदा लेता हूँ और नए व्लॉग में आपसे मिलेंगे। तो फिर कैसा किसी लगा दिन व्लॉग? बात करेंगे। फिर किसी दिन बैठेंगे, बात करेंगे। मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक लेके बात करेंगे। बिल्कुल, मैं सोच ही रहा हूँ कि इसके साथ बैठ के थोड़े व्लॉग बनाए जाए, थोड़े पॉडकास्ट करे जाए लंबे लंबे। गो एक्सप्लोर फॉर यू चैनल पे डालेंगे हम लोग उसको। वो हमारा पॉडकास्ट का चैनल है, हम लोग बात करते हैं उसमें, अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। हमने एक वीडियो डाली हुई है जो अभी राजेंद्र नगर में एस्पिरेंट्स जो डेथ हुई थी पानी भरने की वजह से, डूबने की वजह से, वो भी हमने वीडियो पढ़ी है, उस पर आप देख लीजिएगा जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। सो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हमें बात करने की ज़रूरत है आज की डेट में, ताकि हम लोग समझ सके चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और एकजुटता से ही सारी चीज़ें सोल्व होंगी। तो एकजुट होने की भी ज़रूरत है, ठीक है। गलत को गलत बोलो, सब सही होगा। पड़े 4 डंडे पड़ जाए पर गलत को गलत बोलो भाई। सही बात है। गलत एक को और आप- इसी पे बता देता हूँ, प्रेमचंद ने कहा है, बहुत बड़े कहानीकार हुए मुंशी बिल्कुल प्रेमचंद। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि क्या ईमान के डर से बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? ठीक है। सोचो, अगर चीज बिगड़ रही है तो क्या जो ईमान की बात है, सही बात है, जो सच्ची बात अभी आप बातें हैं, बोल रहे थे कि 4 बिल्कुल। डंडे लग जाएंगे तो क्या आप ईमान की बात नहीं कहोगे? सही बात इस है। डर से। और भाई आज दूसरे के साथ है तो कल तुम्हारे साथ भी है, सब समझ जाओ। आवाज़ उठानी जरूरी है, ठीक है, आवाज़ उठानी जरूरी है। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय।